बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किस तरह इमरान खान साहब की मदद की, सब सामने आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बलियों के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इतवार के रोज़ जेनेवा कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना होंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आप सर, पंजाब में असम्बली तहलील ना होने की सूरत में इस्तीफे देने पर गौर कर रही है पीटीआई, और क्या समझ रहे हैं कि क्या इस हिकमत अमली से पीटीआई की सियासत को नुकसान पहुंचने जा रहा है या मज़ीद उनको जो है वो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? ये तो जी इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा, और अभी तो एक अफरा तफरी है और किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि रियासती मसाइल का क्या हल है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने IMF के सरबराह से बात हुई है, तो अब मसला ये है कि ये इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने कहा है कि एक एलामिया जारी हुआ है IMF का, और उसमें कहा गया है कि अगले चंद दिनों में तवक्को की जाती है कि 9th जो रिव्यू होना है वो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर वज़ीर आज़म को दरमियान में आना पड़ा है तो इसका मतलब वज़ारत ख़जाना तो फिर फारिग हो गई। वज़ीर आज़म को IMF के सरबराह से बात करनी पड़ी, और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं, और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है, और वहाँ पर भी IMF की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंट पाकिस्तान, इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट। और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि $8.2 अरब वहाँ से मिलें, $16.2 अरब का से ज़्यादा, मेरा तो ख्याल उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासर हुआ है, अभी तक मुतासर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज़ है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से $3 अरब हमें मिलते हैं, UAE से कितने मिलते हैं, और चाइना के वज़ीर आज़म से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद जब बात करनी पड़ती है इन हालात में, जो ली कैगिंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर वजारत ख़जाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही, या वो सही तरह से उन्होंने, वरना तो ये खारजा अमूर या वजारत ख़जाना मामला तय कर लेती है। IMF के सरबराह से बात करना जो है वो एक नाकामी है वजारत ख़जाना की। और ये जो पैसे सऊदी अरेबिया से आ भी जाएंगे तो ये तो ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ वहाँ पे हैं, तो जो सिविलियन अरेंजमेंट ये सेटअप है उसके लिए तो कोई अच्छी, वो तो खुश हो रहे हैं इस बात पे कि जी हमें, लेकिन ये एक तरह से उनकी खारजा पॉलिसी पे और ख़जाना की जो पॉलिसी है उस पर सवालात उठते हैं कि वो बात नहीं कर पाए, और आर्मी चीफ जो अपना एक स्ट्रेटेजिक दौरा कर रहे हैं उस दौरान अगर बात होती है तो मेरे ख्याल से ये सिविलियन अरेंजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने खुद यहाँ पे पाकिस्तान में, हमें $1 बिलियन चाहिए। खुद यहाँ पे सियासतदानों के दरमियान 2008, 10, 11 में बहस होते देखिए आमने सामने के 120 बिलियन डॉलर्स किसके हैं और 125 किसके हो गए और 130 किसने क्रॉस कर लिए उस वक्त, ज़ाती दौलत जी। ये ऐसे हंसी मजाक में ये मजाक होते सुना है। तो बात ये सारी कि अब $1 बिलियन के लिए जब मुल्क की बात आती है तो $1 बिलियन नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई हैं सामने 501% महंगा हो गया सही, और मुर्गी 82%,
तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। डीजल जो है वो 60.63, अंडे 50.51, चाय जो है वो 85% से ज़्यादा महंगी हो गई है। और एक हफ्ते में 16.09% मुर्गी, चावल जो है 5 यानी हफ्तावार अब महंगाई, अगर आप ज़रा वो देखें तो मसला ये है कि ये मतलब ये जो महंगाई है और गवर्नेंस है वो तो नहीं संभल रही। जहाजी साइज, टाइटैनिक साइज, बल्कि जहाजी भी नहीं, मैं जहाज़ों में भी टाइटैनिक का नाम दूं, क्योंकि टाइटैनिक का फिर वही हाल हुआ था जो ये खुद मुझे नहीं, और जाहिर है कि जब इस तरह का अरेंजमेंट सर पे आ गया तो फिर उसको कैसे संभालेंगे शहबाज शरीफ साहब। और मरीम नवाज साहिबा यकीनन वापस आएंगी तो फिर वो आके ही इसको, इस पूरे ये जो भी स्यापा या जो भी अरेंजमेंट, ये जो भी सारी चीज़ थी सारी। मेरी आज 2-3 वजीरों से बात हुई। इमरान खान साहब को की पॉलिटिक्स तो मैं इन दिनों डिस्कस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हुकूमत जो है उससे ज़रूर उनके लिए सवाल उठा रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही साबिक आर्मी चीफ के बारे में, और वो उसमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिन पे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी है, इतराज़ भी है, लोग परेशान भी हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने कभी इन जमातों को किसी साबिक आर्मी चीफ की तारीफें करते नहीं देखा। साबिक की भी क्या, मौजूदा की करते हैं फिर थोड़े। पहली दफ़ा ये उनकी ये बयान, इस बयानी के सामने आ गए कि इमरान खान एक एहसान फरामोश आदमी है। यानी ये असल में तो फिर मैंने इनके 2-3 वजीरों को समझाया तो पता नहीं उन्हें कितनी समझ में आई बात। वो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा जी आप जो उनकी तारीफें कर रहे हैं कि इमरान खान एक एहसान फरामोश आदमी है क्योंकि उनके जरिए हुकूमत चली, हाँ नहीं, तो इसका मतलब है आप एहसानमंद हैं, तो फिर तो ये इमरान खान की थ्योरी सही हो गई ना कि आपने पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। कहते हैं अच्छा तो फिर हम क्या करें। मैंने कहा जी आप जरा खामोश रहें। कहते हैं करेंगे क्या करने के लिए काम नहीं है ना। देखें मसला ये है कि ये बंद पड़ा है। आप जरा आज किसी सोर्स से कोई भी चेक कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा दिन क्या होता रहा है, 0/0/0। आप पूछते रहेंगे बाकी मिनिस्ट्रीज में क्या होता रहा है, सन्नाटा, खामोशी। अच्छा अब मसला ये है कि अब इतनी मतलब 82-83 रुकनी काबीना है, तो उनके ऑफिसेज भी होंगे, वज़रा कहीं बैठते होंगे, कोई अमला होगा, कोई काम हो रहा होगा, कोई फाइलें चल, खामोशी, सन्नाटा, प्रोटोकॉल, फाइल, साइन, ये वो जो भी घपले वपले हैं वो अरूज पे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो मतलब उनकी वजारत उज़्मा कैसी रही, ये क्या था। मतलब देखें मैं वही बात कह रहा हूं ना, जनवरी हो गया, इलेक्शन आप छोड़ दें, इलेक्शन आप ले जाएं अप्रैल में, इलेक्शन अब मई में ले जाएं, जून में, जब जब इलेक्शन छोड़ दें, मैंने कहा ना अब छोड़ दें उसको। मतलब ये क्या था, ये जो चीज आई ये क्या थी, मतलब इसने कुछ किया, मतलब है अब आप मतलब मोहम्मद खान जुनीजो की याद करते हैं, कमजोर जो आप कहते हैं, हालांकि वो बड़े स्ट्रांग थे। आप जफरुल्लाह जमाली साहब जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में थे, अब कहते हैं कि यार फलाना उस वक्त में ऐसे था, इसके पास नहीं। मतलब है कि इवन अब चौधरी शुजात हुसैन को जो कई मामलों पे खड़े हो जाते थे, हमने खुद देखा है, वो इख्तलाफ करते थे। बुगटी साहब के मामले पे उनको खुला इख्तलाफ था, हाँ मुशर्रफ साहब से खुला इख्तलाफ था उनका बुगटी साहब के मामले पे। तो मसला ये है कि यहां तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, और शहबाज शरीफ साहब की इस दौर को कैसे याद रखेंगे कि वो कह रहे हैं कि इतने महीने गुजारने के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला कि मईशत का ही हाल था, वरना मैं तो आता ही नहीं। मतलब ये तो अजीब, ये इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता चला, मतलब दुनिया की हर चीज पता थी इसके अलावा। देखे ना, ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है। और तमाम जो वुज़रा हैं उनका आप एक बयान, तमाम टॉक शोज, तमाम बयानात, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तमाम गुफ्तगू, अगर उसमें से लफ्ज इमरान खान निकाल दें तो क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। अब इमरान खान नाअहल हो जाएं, इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो ये क्या करते। मतलब इनकी सबका जो है ना, वो जैसे मैं कहता हूं ना, जो सेकुलर्स होते हैं, तो सेकुलर्स का भी जो दाना पानी होता है वो मजहब पे ही चलता है, क्योंकि वो मजहब को कोसते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। देखिए ना, जो एथिस्ट होते हैं उनकी भी रिज्क रोटी मजाहिब से ही लगी होती है, क्योंकि वो कहते हैं हम तो मजहब को नहीं मानते, मजहब को नहीं, उसी पे उनकी दाल रोटी चलती है। तो ये जो एक अच्छा जो मजहबी तबका है वो उनको बुरा भला कहता है, उससे वो जो है वो फैजियाब होता है।
फैज़ जी आप ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें गुफ्तगू में तो बेहतर है, इस पर काफ़ी मुतनाज़ हो चुका है ये गुजरे सालों में ये लफ्ज़। मसला ये है कि वो तो अब मतलब है कि इमरान खान को कितना को क्या करेंगे, मतलब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान वो कर दिया, इमरान खान को यूं है ऐसे है, तोशा खाना वोशा खाना फलां दिमाग, और कह कौन रहे हैं? वो कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग। लोगों के दिमाग में ऐसे कौन बात कर रहा है भाई? बहुत करप्शन, क्योंकि हम तो देखें पंजाब में या मरकज में हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे, करप्शन तो दबा नदीम बाबर और ये और फलां दिमाग का ना एक मुसीबत इमरान खान के दौर में डली रही है। मगर सवाल होता है हु इज टॉकिंग, बात कौन कर रहा है, करप्शन पे सवाल कौन उठा रहा है? ये तो यहां के वो ठुस सारा मामला ठुस फुस हो जाता है। और यहां मईशत जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि ये इसहाक डार साहब का तमाम उनके सर पे हमें नहीं डालना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें बतौर कौम, ये जैसे एनर्जी बचाने वाली बात हुई है, इसको ग्रेजुअली कैसे हमने आगे लेके जाना है। मतलब मईशत जो है वो, मतलब हम इस वक्त यहाँ बैठ के तो फिनलैंड तो नहीं है ना, फिनलैंड की आप आबादी देखें, स्वीडन की आबादी देखें, स्विट्जरलैंड की आबादी, तो हम अपने आप को उनसे तो नहीं मिला सकते। और मसला ये है कि जो है वो पानी नहीं आता, पानी में नलके में से गैस आ रही होती है, और मतलब है कि जो बिजली को ऑन करें तो उसमें से मतलब पानी निकलना शुरू हो जाता है। बारिशें हुई थी, मतलब अजीब एक अजीब और गरीब सा निज़ाम है। अब वो आईएमएफ कह रही है कि भाई अब इन्होंने बात कर ली, बात की आईएमएफ से, तो अब देखें अब ये तो आखिरी स्टेज होती है ना कि किसी मुल्क का सरबराह बात करे। तो अब हम उम्मीद करते हैं बाद भी क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतरी आएगी? नहीं तो उन्होंने क्या कहा फोन पे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ये शराइत ना पूरी करें। कहा है कि मुश्किल के वक्त में आपका साथ देंगे। नहीं तो वो साथ दे रहे हैं ना, फोन उठा लिया, मतलब पैसे देना, हमें साथ का अचार डालना है, पैसे चाहिए पाकिस्तान को, डॉलर दें, वो कहें इतने डॉलर हम आपको दे दिए, कर्जा माफ कर दिया, हमें ये चाहिए, हमें साथ बात नहीं चाहिए इस वक्त। हमें यहाँ पे लोग रुल गए हैं। मसला ये है कि ये इस वक्त जो है वो देखें नवाज शरीफ साहब जेनीवा पहुंच रहे हैं ना, और मरीम नवाज साहब वो पहुंच रही हैं, तो इस बात की उम्मीद की जाती है। अच्छा अंदर ही अंदर मुझे ऐसा गुमान है कि मरीम नवाज साहबा कहीं खुश होंगी। किस हवाले से सर? बस शहबाज शरीफ तो गए ना। ये तो अजीब दौर गुजरा ना शहबाज शरीफ का दौर, तो अभी तो उठाने के लिए इसको दोबारा मुस्लिम लीग नून को उठाने के लिए मरीम नवाज साहबा चाहिए ना। मरीम नवाज साहबा की एक अपनी पर्सनैलिटी उनकी जा रहे हैं, उन्होंने इस पूरे दौर में एक कैंपेन चलाई, कैंपेन पीडीएम को चलाया उन्होंने मौलाना साहब ने। अब इशू ये है कि वो मरीम नवाज साहबा, तो उन्होंने कहा ये तो कम से कम खत्म हुआ ना मसला। मतलब शहबाज शरीफ साहब को शौक था, और उनकी जो मतलब उसके बाद मायूसी खत्म करने के लिए कैंपेन चलाने के, भाई इतनी कामयाब हुकूमत होती तो मरीम नवाज साहब की जरूरत तो नहीं पड़ती ना इनको। तो कहते कहते शहबाज शरीफ साहब भी जिंदाबाद। तो वो अब इसी तरह हमजा शहबाज नहीं है अगले उम्मीदवार। अब मैंने पूछा कि ये परवेज अली की हुकूमत रहेगी, गिरेगी, जाएगी, आएगी, मैं कहा उधर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी। वो तो मुतबादिल कौन होगा, वो मुतबादिल नहीं पता भाई कौन होगा। हमजा शहबाज होंगे, सलमान शहबाज होंगे, कोई तीसरी शख्सियत होगी, कोई नॉमिनेशन नहीं, वो हुकूमत रहेगी, गिराएंगे, आपस में फूट पड़ गई, टूट गई, उधर सारी जो अपनी एनर्जी करते करते और वक्त गुजरता जा रहा है। और संजीदा जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, यकीनन वो इस बात पे परेशान है, उन्होंने अपने हलकों में जाना है, और उन्हें हलकों में जाके कोई बयानिया बनाना है, कोई बात बनानी है। वो सारा वक्त ये थोड़ी जाके कहते रहेंगे इमरान खान एक एहसान फरामोश आदमी था, हम बाजवा साहब के साथ थे, वो बाजवा साहब के खिलाफ। आप कैसे हो गए थे वैसे बाजवा साहब के साथ? फिर बताएंगे ना खुल के कि हम तो इसलिए आए थे जी, हमने तो वादा किया था। तनकीद करते सुना है नहीं शुरू में तनकीद थी, बाद में तो ये एक्सटेंशन उन्होंने कहा था ना, मैं एक्सटेंशन देंगे, उस कंडीशन पे आए थे ना। तो सारे तो अब हालात तब्दील हुए, तो अस्करी क्या तो दूसरी आ गई। तो एक तरह से अब देखा जाए तो इमरान खान को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है अंदर से, तो लेकिन अब जाहिर है कि वो चूंकि हैं तो अब ये वर्किंग रिलेशनशिप है। तो अब मसला ये है कि वो तो खुद आ गए ना मेरिट पे, वो तो नवाज शरीफ का मेरिट पे होगा, ये भी नहीं मेरे मेरिट पे होगा, तो मेरिट पे आ गई हुई शख्सियत, तो उसको तो कोई भी नहीं चाहता था इनमें से, ये पीडी शहबाज शरीफ चाहते। ओहो नहीं, मतलब एक इनको वो इसलिए लाए थे बाजवा साहब। तो मसला ये है कि ये जो है ना, ये एक अब इसको आगे निकालें, ये आपस में सियासी अकाबरीन बैठे जिसके इम्कानात हर इस जब भी मैं कहता हूं इनको चाहिए बैठें तो उसके बाद और तलखी हो जाती है, इसलिए मैं अब नहीं कहता। मतलब ये कहीं बैठ के इलेक्शंस की डेट डिसाइड करें, तलखी को कम करें, तलखियाँ। और मसला ये है कि उसमें अब ये भी तो बड़ी मुसीबत है कि मतलब कोई बयानियाँ असल में बयान ये लोगों को रिलीफ मिले ना थोड़ी सी, और ये जहाजी साइड की, लेकिन फिर वही मजबूरी थी क्योंकि इतनी बड़ी इत्तेहादी हुकूमत बनानी थी। पीपल्स पार्टी ने जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास किया उसमें
तो उसमें उन्होंने जो है वो दो बातें की। एक तो भुट्टो साहब का मुकदमा खुलना चाहिए दोबारा, वो भी खास मौके पे। दूसरी जो बात है वो उन्होंने कहा कि हमारी माशी टीम जायजा ले रही है, यानी पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी मईशत के ऊपर अपना अपना थोड़ा सा स्टांस गल, यानी उनका अलग हुआ कि हम एक माशी पॉलिसी अपनी बना के, मतलब वो इस हुकूमत का हिस्सा तो हैं लेकिन वो भी इस ये पूरा जो माशी जंजाल है इसको अपने सर पर उठाएगी पीपल्स पार्टी। क्या पीपल्स पार्टी ने तो वो स्पीकरशिप और फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सारा क्लाइमेट चेंज वगैरह ले ली, तो बाकी वो अपनी इनकी मईशत अपने मत्थे डालेंगे वो क्या जरदारी साहब, ठीक है ना। तो मसला ये है कि वो तो आराम से सिंध में, और इन्होंने एमक्यूएम उनको आउटसोर्स कर दी। अब कराची में क्या होगा, 15 को इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारे जो है, मैंने कहा कैसे, क्या मकसद क्या है मिलने का, सब मिल रहे हैं आपस में, तो कह रहे सब इसलिए मिल रहे हैं कि पीटीआई ना जीत जाए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसके बावजूद अगर पीटीआई जीत गई तो क्या होगा, फिर पीटीआई के वोट हैं, और डर ये कि कहीं जमात इस्लामी में पीटीआई का अलायंस हो गया तो फिर तो पक्का पक्का वो जीत गए, तो हो सकता है बैकआउट कर जाए, हो सकता है लड़ें, क्या होगा अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ किसी को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी नहीं पता और इधर भी नहीं पता, जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो पीएसपी की रहनुमाई या बाकी किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है, इलेक्शन होना भी है नहीं होना, बाइकआउट हो जाने क्या होना है, झगड़ा दंगा फसाद क्या होना है। ये बात सब जाहिर करती है कि सिस्टम की सपोर्ट कम हो रही है। और मौजूदा हुकूमत के लिए या ओवरऑल सर? नहीं ओवरऑल नहीं, ओवरऑल उधर तो पहले खत्म हो चुकी है ना, खान साहब के लिए तो खत्म हुई, तभी तो वो धड़ा तख्ता हो गया उस हुकूमत का। यहां पर भी जब कंफ्यूजन पैनिक फैल जाए ना, क्या करना है यार, क्या करना है, मैं तो बताएं ना क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या करना है, कब ना आना है मियां साहब ने, कब लैंड होना है, क्या होना है, कंफ्यूजन है ना, तो क्लियरली कोई बात हो नहीं रही। ये मैंने बहुत पहले बात की थी कि जो न्यूट्रल होगी इस्टेब्लिशमेंट का, उसका नुकसान इनको ज्यादा होगा, हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत तो खड़ी इस्टेब्लिशमेंट पे होती है ना। इस्टेब्लिशमेंट को आपने कह दिया सियासत में दाखिल नहीं होना, तो वो सियासत में दाखिल नहीं हो रहे, तो अब आप खुद करें, आप ही क्या तो मकसद है उसकी वजह इत्तेहादियों ने दाएं बाएं जरा से उनको सुनगुन मिली, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो वो एक अजीब सा वो तो अच्छा 12। तो दुआ करते हैं कि अभी मईशत ये माशी मसला हल करें किसी तरह, और उसमें मैं बिल्कुल इसहाक डार साहब को इस पे वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा बोझ उठाया इन्होंने, उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सर। जो नवाज शरीफ साहब की भी राय थी, अब क्यों चेंज हुई क्या हुआ, उसमें मैं ना हमें पता है ना हम उस पर बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ गुमान कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर इलेक्शन में जाते तो एक प्रॉपर उसके बाद एक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी रहता और सब कुछ रहता। अच्छा अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी जो बात है वो देखिए, इसमें जो आर्मी चीफ का दौरा है ना बाहर, जो सऊदी अरेबिया गए हैं, बड़ी तवील दौरा है, सऊदी अरेबिया यूएई हो सकता है, और भी इवेंट्स बड़े हो रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, और ये थोड़ी सी आउटरीच स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको नजर आ रही है स्ट्रेटेजिक, क्योंकि एक तो पीपल टू पीपल राब्ते तो हमारे सऊदी अरब से हमेशा रहे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब आप एक आउटरीच हो रही है, और वो तमाम मुल्कों के हवाले से जो है वो एक नया सिलसिला, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बात हो रही है ना। अच्छा इसमें जो है इत्तेफाक से ये दौरा, इस दौरे की टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दौरा उस वक्त सऊदी अरब का और यहां पर होगा, तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी बाहर होंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बाहर होंगे, यानी ये इन दिनों में, आने वाले दिनों में। और वहां पर जब ये हैं आर्मी चीफ, और तो दो तीन बातें मिडिल ईस्ट के हवाले से हम कर लेते हैं, हमने पहले भी की तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ कल, जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का भी हुआ, जनरल असेंबली का भी हुआ, लेकिन उसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिका ने भी अमेरिका को मजम्मत करनी पड़ी इसराइल की। अच्छा अब इसराइल की मजम्मत करनी पड़ी, और इसराइल जो है वो जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मकबूजा इलाकों के हवाले से। अच्छा ये बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये ज़हन में रखें, ये उस वक्त हो रही हैं जब वहां से चाइना एंटर हो गया है मुस्लिम वर्ल्ड में, और रशिया भी एंटर हो चुका है, ठीक है, ओपेक प्लस बन चुकी है। अमेरिका को ऑयल नहीं चाहिए, जब ऑयल नहीं चाहिए अमेरिका को, तो अमेरिका तो यहां पर आया ही आराम को, वो किंग अब्दुल अजीज के दौर में तो ऑयल के लिए आया था, ऑयल में वो खुद मुख्तार हो गया है, ऑयल की जरूरत जो है वो एनर्जी की जरूरत यूरोप को है, अफ्रीका को है, नहीं अफ्रीका तो दे रहा है, खैर अफ्रीका में तो मतलब वो तो उनकी प्रोडक्शन वगैरह देखना ये कि मिडिल ईस्ट अफ्रीका को कितना आगे आने देता है। बहरहाल इशू ये है सारा कि वो जो
एक करारदाद मंजूर हुई और करारदाद की जो वोटिंग है वो उस वोटिंग में जो है वो ज्यादा वोट जो हैं यानी जो पैलेस्टीनियन थे उनको 87, उनके खिलाफ गए 23 और 53 एब्सटेन कर गए। और उसके बाद ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस वोटिंग के बाद पैलेस्टीनियंस ने ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाली करारदाद की अक़वाम मुत्तहिदा ने हिमायत कर दी। ठीक है कि आप जा सकते हैं, कि आप जाइए, पिटीशन ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है वो एक अजब तमाशा ये हुआ कि वहां पर जो एक साहब हैं स्टीन हार्ट, वो एक 2700 साल पुराना एक पत्थर यहां से चुरा के ले गए थे। सही। यानी जबले सहून जो यहां से, और ये मुकद्दस पत्थर फलस्तीनी तो जाहिर है, फलस्तीनी तो इस्लाम से पहले भी पैलेस्टीनियंस तो रहे हैं ना पुराने। वो जो जिन्होंने देखी हुई ये फिल्म सैमसन एंड दलाइला, तो वो सैमसन एंड दलाइला तो पैलेस्टीनियन था ना, वो पैलेस्टीनियंस की स्टोरी है उस जमाने की, कबले तो पैलेस्टीनी लैंड तो था हमेशा से, इस्लाम आने से पहले भी था। तो अब मसला ये है कि वो वहां से एक पत्थर चुरा के एक बंदा ले गया था। अच्छा, तो अब जो है वो जो पत्थर था, वो पत्थर जो है वो अमेरिका ने जनाब पैलेस्टीनियंस को वापस किया है। और ये मेरा ख्याल है कि मैंने कम से कम ये कम ही देखा है कि अमेरिका जो है वो इस तरह का कोई यासेरियन दौर का पत्थर है और इसको वहां से वापस किया, और फिर उसके बाद जो है वो यूएस ऑफिस ऑफ पैलेस्टीनियन अफेयर्स की तरफ से आया। ये जो 5वीं स्लाइड है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिपेट्रिएट्स कल्चरल एंटिक्विटी टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनकी तरफ से बाकायदा एक उनकी तरफ से पैलेस्टीनियन अफेयर, पहली दफा उन्होंने कहा कि जी फलस्तीन का एक पत्थर यहां से नवादरात चोरी करके ले गए थे ना, तो अमेरिकन जू वहां पर जो है वो 2003 में पकड़ा गया था। वो यहां से तो जो पत्थर चुरा के ले गया था वो तो उसने वापस पकड़ा अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और पकड़ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, और उसके बाद वो कुछ जॉर्डन को वापस कर दिए, कुछ इसराइल को वापस कर दिए, कुछ यूनान को वापस किए। लेकिन जो पैलेस्टीनियन इलाके का पत्थर था उसके लिए खास सेरेमनी हुई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ, और वहां पर ये बैतुल्लाह, वहां पर मगरिबी किनारे में जाके आज अमेरिकन जो हैं वो मिले और उन्होंने वो पत्थर देके तस्वीर उतरवाई कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। क्योंकि पूरा वो एक मामला ही गड़बड़ हो रहा है ना वहां पे। अच्छा, इस दौरान जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, और वो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ओमान हाथ से निकल गया। अच्छा, ओमान जो है, ओमान अगला था कि शायद ये यूएई और इनके बाद जो 3-4 मुल्कों ने जो पिछले साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स किए, तो ओमान जो है उनकी पार्लियामेंट ने सुल्तान काबूस के दौर में और उसके बाद को 3 प्राइम मिनिस्टर्स दौरा कर चुके। ओमान के एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक छोटी रियासत, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क, चलता ना हमारा बड़ा बरादर मुल्क, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, और उसके सुल्तान काबूस तवील अरसे वहां पे रहे, तो उनके दौर में 3 अनऑफिशियली इसराइल के लोग आते रहे, शिमन पेरेस भी है, नेतन्याहू भी है, ये सब। लेकिन अभी हुआ कि उनके पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर दी कि जो ताल्लुकात सेऊनी रियासत से करेगा कायम, वो मुजरिमाना क्रिमिनलाइज, ओमान ने बड़ी सख्त करारदाद मंजूर हो गई। उस पर टाइम्स ऑफ इसराइल को मैं कोट कर देता हूं कि नंबर 6 थे, ओमान वंस थॉट टू बी नेक्स्ट अब्राहम अकॉर्ड साइनर, क्रिमिनलाइज टाइज विद इजराइल। पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली कि जी जो इसराइल से करेगा वो क्रिमिनल, वो मतलब मुजरिमाना। ठीक है डॉक्टर, ब्रेक का वक्त हुआ है, डॉक्टर वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। चाइना जो है वो इस दौरान वहां पर, उस चाइना में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अच्छा, उस पर बात करते हैं सर, ब्रेक। चाइना ने रशिया के एक चीज उचकली है रशिया के पास। ठीक है, इस पर बात करेंगे वापस आके। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इन दोनों दौरों के नतीजे में मुल्क की मईशत मुस्तकबिल में बेहतर हो सकती है? वक्ती तौर पे
वक्ती तौर पे जो देखें, डिफॉल्ट तो वैसे भी हमने लीगली डिफॉल्ट में तो पाकिस्तान नहीं जा रहा, न जाएगा। टेक्निकली डिफॉल्ट है क्योंकि आपने किस्तें देनी है, पैसे देने हैं, सब कुछ। तो वो एक आर्जी तौर पे तो हम इससे बचेंगे, लेकिन कितने अरसे बचेंगे, क्या वो इमदाद होगी, क्या वो रखवाया जाएगा पैसा, अभी उसकी कंडीशन सामने आना बाकी है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जा रही है जेनीवा, और देखेंगे जेनीवा से क्या इमदाद उनको मिलती है डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये तो तय हुआ कि IMF से वजारत ख़जाना बात नहीं कर सकी, फेल हो गई, प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब को। अब जो आर्मी चीफ के दौरे से वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजिक मामलात के अलावा और क्या ऐलान होता है वो देखते हैं हम। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमें बेल आउट होने के लिए फिर सऊदी अरेबिया या UAE की तरफ देखना पड़ा है दोबारा। अभी तो हमने सारे माहिदे उनके साथ किए हैं और पैसे रखवाए हैं उन्होंने। तो अब दोबारा जो है वो 5.5 कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद 5 से कम हो चुके हैं। ज़ख़ैर, बहरहाल मैं जो बात कह रहा था वो ये कि इसको ज़रा देखें ना, ये पिक्चर कैसे बन रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए पैलेस्टीनियंस, और पैलेस्टीनियंस ने जाके कहा कि जी हमें वो ये जो सेटलमेंट्स हैं इनको बंद करवाया जाए यहाँ पे। और जो 7वीं स्लाइड है हमारी, हर को हम कोट कर देते हैं कि इसराइल ने फौरी तौर पे सैंक्शंस, मजीद सैंक्शंस लगा दी फ़लस्तीनियों पे, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। ये नहीं, ये फटा पड़ा हुआ है वहाँ, यानी वो उसको टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि इसराइल के जो नर्वस अलाइज हैं वो सिग्नल दे वांट नेतन्याहू नॉट बेन गुवेर कॉलिंग शॉट्स, यानी असल में तो वो जो इत्तेहादी उसी के ऊपर तो खड़ा हुआ है ये नेतन्याहू ने, हुकूमत गिर जाएगी भाई। वो बंदा जो इंतहा पसंद है, जो सेहूनी है, वही खड़ा हुआ है। अच्छा, और उन्होंने एक नया काम किया आज, वहां पर इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ गई है कि वहां पर जो माउंट जायन है, माउंट जायन या जिसको जबल सेहून कहा जाता है, जिसके बारे में ये तस्वुर है तौरात में भी और बाइबल में भी कि वहां से ताबूत सकीना के पत्थर लाए गए थे तोड़ के, और जिससे ताबूत सकीना बना था। तो ये एक मुकद्दस मकाम है। अब उस मुकद्दस मकाम पे फिर टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि पुलिस ने 2 टीन एजर्स को पकड़ा है कि जो कि वहां पे क्रिश्चियन सिमेंट्री को वहां पे तबाह कर रहे थे, यानी जो वहां पर कब्रिस्तान बना हुआ है ईसाई, उसको तबाह कर रहे थे। अच्छा, ये जो है उसके बाद यहां तक हालात खराब हो गए। इस खबर को अगर आप देखें, अच्छा ये लड़के आपको तोड़ते नजर आ रहे हैं, उसमें ये जो ऑर्थोडॉक्स, यहां पर मैंने ये बात पहले भी की थी कि ज्यादातर यहूदी जो यहां आए हैं वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, ये कनेक्शन बनता है इसराइल का यूक्रेन के साथ, और ये कनेक्शन बनता है, रोमन कैथोलिक्स कम है, पोप नहीं है यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये कनेक्शन बनता है यूक्रेन के साथ और ये कनेक्शन बनता है रशिया के साथ। अब उन्होंने चूंकि वहां पर उसको तोड़ दिया, तो अगर इस खबर को हम दोबारा देखें तो पुलिस चीफ को, इसी खबर को जरा दोबारा हम देखें तो जो अभी हमने दिखाई थी, तो उसमें जो तीसरी हमारी स्लाइड है, तो उसमें सिटी के पोप को किससे मिलना, सिटी पुलिस चीफ को मिलना पड़ा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्राया से, ठीक है ना, ताकि ये कि हमले कैसे हुए। अच्छा, इसके नतीजे में वो पूरी दुनिया से कंडेमनेशन शुरू हो गई है, क्योंकि जब आप सेहूनियत की तरफ जाते हैं तो आप ईसाई जो है, मुसलमान, सबके ऊपर आप करते हैं। और ये जो जगह है, ये तीनों मज़ाहिब के लिए इसकी अहमियत है। जबल सेहून का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई ना कि जबल सेहून में उनका कब्रिस्तान बना हुआ है, जो कि जब ये सल्तनत उस्मानिया थी तो वहां पर उनके पैतराया ने बनाया था। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे लिए ताबूत सकीना, मतलब मज़ाहिब के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी दौरान इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट ये हो रहे हैं कि जो मैंने आपसे कहा ना कि चाइना का 2 लोगों ने दौरा किया है, 2 सदूर ने चाइना का दौरा किया है। एक तो फिलिपीन के सदर वहां पहुंचे हैं, मार्कोस जूनियर, और उनका बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल हुआ है। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ग्लोबल टाइम्स आज कह रहा है कि चाइना एंड फिलिपींस टू रिज्यूम ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन इन साउथ चाइना सी। अच्छा, प्रॉपरली मैनेज डिफरेंसेस, जो 14वीं स्लाइड है। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट उनकी जो है, इसको मैंने पढ़ा भी है, ग्लोबल टाइम्स में भी देखा, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे जाके इनको ये देखना होगा कि क्या जो मुतनाज़े जज़ायर हैं, जो मुतनाज़े इलाके हैं, उन पर भी कोई बात, वरना तो ये इस स्टेटमेंट का आना साउथ चाइना सी के हवाले से, इसको देखते हैं, इसको हम फॉलो करते रहेंगे कि फिलिपीन के और चाइना के मामलात कहाँ तक सुधर गए हैं और कहाँ तक खराबी है उनमें। लेकिन दूसरे जो सदर हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो तुर्कमेनिस्तान के सदर पहुंचे हैं। ठीक। अच्छा, ये जो ग्लोबल टाइम्स की खबर है, चाइनीज एंड तुर्कमन प्रेसिडेंट होल्ड टॉक्स।
अब ये तुर्कमेनिस्तान के सदर की मैं को अच्छा, इस विजिट को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अच्छा, मैं फिलीपीन को भी दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि तुर्कमेनिस्तान का अगर हम नक्शा देखें तो तुर्कमेनिस्तान कहां पे है? तुर्कमेनिस्तान है बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। हाँ, फिर उसका बॉर्डर लगता है उज्बेकिस्तान के साथ, और ये फिर ये आपको ये नजर आएगा, ये नीचे ये जो व्हाइट है यानी जो ग्रे नजर आ रहा है आपको, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान ग्रे, यानी ये लैंडलॉक नहीं है, ये कैस्पियन सी के साथ मिलता है। ठीक। लेकिन तुर्कमेनिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सीएसटीओ का मेंबर नहीं है। अच्छा, वो जो रशिया ने यहां पर जो अलायंस बना रखा है, तुर्कमेनिस्तान उसका मेंबर नहीं है। ठीक। और दूसरी तुर्कमेनिस्तान की बात यह है कि वो एससीओ का मेंबर भी नहीं है, यानी ना वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसने अपनी न्यूट्रलिटी रखी हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी उज्बेकिस्तान, बाकी काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे मुल्क जो हैं, काजाकिस्तान, ये है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी या सीएसटीओ में तो जरूर है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है। और तुर्कमेनिस्तान के जो सदर हैं वो चाइना पहुंची हैं और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे कि आप समझ लें कि स्ट्रेटेजिक, वो चाइना के साथ साइन हो गया। यानी किसी जगह चाइना बढ़ रहा है, जहां चाइना नहीं बढ़ रहा वहां रशिया बढ़ रहा है। यानी तुर्कमेनिस्तान रशिया के उसमें नहीं था तो वो चाइना के साथ चला गया। ये आप देखें ना, ये इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट के अंदर वो सीरिया में बशारुल असद सिर्फ एक वजह से बचे हैं, और वो बचाया उनको पुतिन ने, वरना तो फारिग कर दिया था। तो मुसलमान मुल्कों ने भी सबने फारिग कर दिया था, अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया था 24 घंटे में मारा जाएगा, वो बचाया। अच्छा, अब लेकिन अब अरब दुनिया भी ने कबूल कर लिया। यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो एक तो एमबीजी है ना, उनके जो भाई हैं एबीजी, जिनको अब्दुल्ला बिन जायद, तो वो दमास्कस में थे। और अर्दोगान की मुलाकात अगर असद से हो जाती है, प्रेसिडेंट असद से, तो फिर तो सीरिया वापसी हो गई, सीरिया चला गया अब उधर से मुकम्मल तौर पर रशियन फोल्ड में। इधर से चाइना ने आके मुसलमानों का इशू उठा लिया। ये दुनिया, अब अमेरिका को भी याद आ गया फलस्तीनी, एक फलस्तीनी पत्थर हमारे पास पड़ा हुआ बड़े अरसे से, अमेरिका ने भी कंडेम कर दिया, वोट डाल दी जी। अच्छा, इसराइल ने आंखें दिखाई, वो पहुंच गए, उन्होंने और सैंक्शंस लगा दी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं सुपर पावर्स के गेम में, और इसमें कि ये रीजनल इशू। अच्छा, चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि जो पाकिस्तानियों पे टीटीपी के लोग जो थे, हमने 11 दहशतगर्द मार दिए यहाँ पे, जिन्होंने हमला किया था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। मैंने आपसे कहा था ना कि अब प्लेयर दूसरे हैं, ये ज्यादा जो भी वहां पे बैठ के चाँव चाँव करेंगे ना दहशतगर्दी वाली, ये अफगानिस्तान सॉइल में, इनको अब वो नहीं है दौर। अब चाइना और रशिया रगेत देंगे, क्योंकि चाइना जो है एक वहां पर का स्टेक है। ये दलाई लामा ने ऐलान किया है ना कि मैं ये जो इनके 14वें दलाई लामा जो इंडिया में बैठे हैं, तो इन्होंने कहा है अभी न्यू ईयर पे, तो चाइना ने आज वहां से क्लियर कर दिया है कि अगला जो उन्होंने कहा कि हाँ, दलाई लामा 87 साल के हैं, अल्लाह खैरियत से रखे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो चाइना ने कह दिया कि अगला दलाई लामा तो हम करेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके 1959 में बैठी ना सीआईए की हेल्प से दलाई लामा जी, डिस्कस कर चुके हैं सर, इसको मजीद आके बात करेंगे। मजहब का रोल बड़ा जी। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की बात कर रहे थे, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द। पाकिस्तान क्या इस वक्त उस तरीके से फाल है जिस तरीके से होना चाहिए खारजा उमूर में? इस पे बाद में बात करते हैं। पहले तो क्रिसमस की मुबारकबाद दे दें। हम अपने जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो आज की दुनिया में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, क्योंकि यूक्रेन, रशिया, इसराइल, कई मुल्कों, ईस्टर्न यूरोप, और 7 जनवरी को उनका क्रिसमस है। यानी ये दिन जो है, इसीलिए पुतिन ने 72 घंटे का सीजफायर का ऐलान किया। लेकिन यूक्रेन का कहना यह है कि इस दौरान हमारे ऊपर हमले होते रहेंगे, गिरजाघरों के तो गिरजाघरों से दूर रहें। पुतिन, क्योंकि पुतिन जो है वो जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके रशिया एक अलंबरदार भी बन रहा है। ये ध्यान में रखें कि ये जो है ना, ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते, यानी 25 दिसंबर वाले कैलेंडर को नहीं मानते। ये पोप ग्रेगरी ने स्टार्ट किया था ये, जबकि जो जूलियन कैलेंडर है, पुराना कैलेंडर जो कबले मसीह, जूलियस सीजर के जो 42 कबले मसीह में था ना, जूलियस सीजर तो अलैहिस्सलाम से पहले था, तो जूलियस सीजर का जो कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर कहलाता है। ये जो बाद में पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया, जो हम आज मानते हैं कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने दिन, ये दिन, तो ये तो 1582 में बना।
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इसको नहीं मानते, जी। तो इसीलिए वो 14 दिन का फर्क है, तो इसलिए वो इसको 7 जनवरी पे चला जाता है उनका क्रिसमस। ये क्रिसमस जो है, लेकिन अब इस क्रिसमस पे तो ये क्रिसमस ऑर्थोडॉक्स चर्च मना रहा है, और ऑर्थोडॉक्स जो मसीह हैं वो पूरी दुनिया में मना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये इथोपिया में भी हैं, ये ग्रीस में भी हैं, ये यूक्रेन में भी हैं, ईस्टर्न यूरोप, रोमानिया, या तो वहां पर क्रिसमस मनाया जा रहा होगा, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद उनको। और ये आने वाले दिनों में, मैंने आपसे कहा ना, यह दलाई लामा का मसला मजहबी हैसियत रखता है, वहां पर चर्च का मामला मजहबी हैसियत रखता है। इसराइल में आप देखें पोप का इंतकाल हुआ तो कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, और इसीलिए वो अपनी स्ट्रेटजी कभी इधर लेके जाता है, लेकिन वो रशिया के भी पास रहता है इसराइल। क्यों? इसलिए कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो जोड़ता है उनको रशिया के साथ, और फिर बहुत बड़ी तादाद में यहूदी भी वहाँ से आए। तो इसलिए ये जो रिलीजन है, इसको आप निकाल के आज की दुनिया की सियासत नहीं कर सकते। जहाँ पर भी कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा, इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त? इंडिया में एक सो कॉल सेकुलर मुल्क है ना, क्या हो रहा है दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, वो क्या हो रहा है? तकसीम मजहब की बुनियाद पर मकसद है कि वो मतलब है हमेशा से तारीख में मजहब एक ऐसी बात है जिसको अब निकाल के पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त और ना ही जंगें होती हैं इस पे, और ना ही तनाज़ात खड़े। ठीक है नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।